हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये है हमारे कहानी का भाग 22। इसके पहले वाले एपिसोड अगर आप सबने नहीं सुने हैं तो उसे भी जाकर प्लेलिस्ट में सुन लें। सारे भाग आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। और आप लोगों ने शेयर और लाइक बहुत कम कर दिया है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके भी बताएं कि कहानी कैसी लगी। कहानी पर कुछ टिप्पणी भी दीजिए कि इसमें ये अच्छा लगा या फिर ये अच्छा नहीं लगा। तो चलिए हम अपने पिछले एपिसोड का रिव्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना, वीर अचानक से दिल्ली पहुंच जाता है महेंद्र जी के सामने। वो इनडायरेक्टली तरीके से उन्हें धमकाता है कि अगर आपने उनकी मदद नहीं की तो शायद वो राठी लिमिटेड सन्स को बर्बाद कर देगा। अब आगे महेंद्र जी डर कर बलबीर को फ़ोन लगाकर कहते हैं कि वह दिव्या को लेकर जंगल वाली अदानी हवेली के बीचों बीच चला जाए। वशिष्ठ का ऑफिस मुंबई। कांच की दीवारों से घिरे केबिन के भीतर हल्की नीली रोशनी पसरी हुई थी। ऑफिस के कोने में रखे वॉलपेपर स्क्रीन पर दुनिया भर के चार्ट्स और डील दिख रहे थे, लेकिन वशिष्ठ की नज़र सिर्फ एक फाइल पर टिकी थी। वशिष्ठ गहरी आवाज़ में बिना नज़र हटाए बोला, बोल मैक्स। मैक्स सामने खड़ा दोनों हाथ पीछे किए बोला, बॉस, जो लोग सौम्या मैटर पर हमले किए थे वह सब पाक पाउडर वाले लोग थे। सब किंग दादा के आदमी निकले और ये भी कंफर्म हो गया है कि वो इस वक्त पंजाब बॉर्डर के पास कहीं छिपा हुआ है। एक लंबा मौन लेने के बाद वशिष्ठ धीरे से चेयर से उठा। उसकी आंखों में सन्नाटा नहीं, आग थी। वशिष्ठ मन में बोला, उस दिन मैंने तुझे मरा समझकर गलती की थी। काश कि तुझे अपनी आंखों के सामने जिंदा जला दिया होता। फ्लैशबैक 4 साल पहले। ये बात उस समय की है जब वीर सिक्योरिटी गार्ड का हेड माफिया वीर बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में जा रहा था, और उससे पहले उसने जिस आदमी को मारा था वह किंग दादा था। किंग दादा की अधजली लाश को उसके ही लोगों ने जंगल में फेंक दिया था, लेकिन वह मरा नहीं था। जलता शरीर, कांपती सांसें और खून से सना चेहरा लेकर वो घसीटता हुआ किसी गुफा में पहुंचा था, और वहीं से उसके पुराने वफादार आदमी उसे उठा ले गए थे। फ्लैशबैक एंड। वशिष्ठ की हंसी गूंजती है, लेकिन यह हंसी खुशी की नहीं, अंधे बदले की थी। वशिष्ठ धीरे से हर शब्द को चबाते हुए बोला, लगता है खुदा ने उसकी मौत उस मौत से भी ज़्यादा खतरनाक अंदाज में लिखी है। वह धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाता है, जैसे शिकारी अपने शिकार की गंध पकड़ रहा हो। फिर पीछे हाथ ले जाकर अपनी गर्दन पर उंगलियां घुमाते हुए कहता है, इस बार वो बच नहीं जाएगा। उसे ऐसे तड़पा कर मारूंगा, हर सांस हर चीख में मेरी ही जीत होगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? एक पल बाद उसने जोर से कहा, मैक्स, किंग दादा को ढूंढकर मेरे सामने लाओ, चाहे वो जमीन के नीचे हो या आसमान में उड़ रहा हो। मैक्स, ओके बॉस, बोलकर तेजी से बाहर निकल जाता है। स्थान अदानी हवेली, लिविंग रूम। दिव्या जैसे ही हवेली का मुख्य दरवाजे से भीतर आई, सामने का दृश्य उसे ठिठका देता है। माया सोफे पर ध्रुव के साथ बैठी थी। ध्रुव की नज़र जैसे ही दिव्या पर पड़ी, वह अपनी मासूम हंसी के साथ दौड़कर उसकी ओर भागा। बट जैसे ही उसने दिव्या के हाथ में बंधी बेल्ट देखी, उसका चेहरा डर और चिंता में बदल गया। वो वहीं रुक गया। दिव्या ने झुककर उसे अपने बाएं हाथ से सहारा दिया और उसके गाल पर एक प्यारा सा किस करते हुए मुस्कुराकर बोली, क्या बात है, मेरे हीरो को क्या हुआ है? ध्रुव मासूम आवाज़ में बोला, आपको क्या हुआ है मम्मा? दिव्या थोड़े झिझकते हुए बोली, मैं बस सीढ़ियों से गिर गई थी बेटा, थोड़ी सी चोट लग गई है। ध्रुव ने अपनी नन्ही उंगलियों से बड़ी ही कोमलता से दिव्या के घाव को छूते हुए पूछा, आपको दर्द हो रहा है? दिव्या अपने आंसू रोकते हुए बोली, नहीं बच्चा, मामा को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। वह मुस्कुराई और अपने एक हाथ से उसे गोद में उठाकर सोफे पर बैठ गई। माया ममतामयी लहजे में बोली, ध्रुव,
भूख लगी होगी ना, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ। माया रसोई की ओर चली गई। कुछ देर बाद दिव्या अपने एक हाथ से ध्रुव को खाना खिला रही थी। पास में खड़ी लेडी डॉक्टर उसका हाथ ध्यान से देख रही थी। खाना खत्म होते ही डॉक्टर ने आगे बढ़कर दिव्या का हाथ धीरे से थामा, बेल्ट को हटाया और जख्म को चेक किया। ध्रुव माया के साथ खेलने चला गया। डॉक्टर सिर हिलाते हुए बोली, अब आपको बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, जख्म पहले से अच्छे हैं और पट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़े ढीले कपड़े पहनेंगी ताकि यहाँ पर दबाव ना आए। इतना कहकर वह बाहर निकल गई। तभी बलबीर पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया। बलबीर धीरे से बोला, दिव्या। दिव्या हल्के मुस्कुराकर बोली, बलबीर भाई। बलबीर गंभीर स्वर में बोला, आप अभी कुछ दिन तक कहीं नहीं जाएंगी और बॉस का यही आदेश है। दिव्या गंभीर होकर बोली, लेकिन मैं ठीक हूँ, ऑफिस। बलबीर शक्ति से बोला, प्लीज नहीं, इस बार पिछली बार की तरह चुपचाप कहीं बाहर मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिव्या एक पल को सन रह गई। वह बलबीर की आंखों में देखती रही। उन आंखों में चिंता थी, लेकिन उस चिंता के पीछे एक खौफ भी था। दिव्या मन में सोचते हुए बोली, क्या इन्हें पता चल गया है कि मेरे ऊपर हमला किसने किया था? क्या वह इंसान बहुत खतरनाक है? ये दोनों बलबीर और मामा जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और सिर्फ ऑर्डर ठोक रहे हैं। उसने बलबीर को देखते हुए पूछा, क्या पता चला मेरे ऊपर किसने हमला किया था? वशिष्ठ अपने कमरे में बैठा था। कमरा बिल्कुल शांत था। घड़ी की आवाज भी सुनाई दे रही थी, टिक टिक टिक। कमरे में तनाव इतना घना था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। वशिष्ठ अपनी कुर्सी पर बैठा नहीं, बल्कि उबल रहा था। उसकी आंखों में खून उतर चुकी थी और सामने मीर और मैक्स किसी सजा पाए सिपाही की तरह सिर झुकाए खड़े थे। वशिष्ठ दांत पीसते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। दिव्या अचानक फ्लैट से गायब हो गई और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। मीर और मैक्स एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती। उनका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वशिष्ठ टेबल पर मुक्का मारते हुए बोला, तुम दोनों लोगों को डांटना अब मेरी आदत बन गई है। लगता है मेरी डांट का तुम पर कोई असर नहीं होता। वह अपनी कुर्सी से उठता है, धीरे धीरे उनके पास चलता है और फिर आवाज में खतरा भरते हुए आदेश देता है, अब अगले 3 दिन तुम दोनों रत्नावली बंगले में डार्क हेवन के साथ रहोगे, उनके साथ ट्रेनिंग लोगे। शायद तब कुछ अकल आ जाए। डार्क हेवन का नाम सुनते ही जैसे कमरे का तापमान और गिर गया हो। मीर और मैक्स के चेहरे पर डर का साया उतर आता है। मीर डरते डरते बोला, बॉस ऐसा मत कीजिए, हम सौम्या मैडम की सारी इन्फॉर्मेशन 2 घंटे में ला कर देते हैं। मुझे मत भेजिए, इसे भेज दीजिए। वह मैक्स की ओर इशारा करता है। मैक्स ने घूरते हुए नज़र मीर पर डाली। आपने खुद कहा था ना कि मैं आपके पापा वाली केस पर ध्यान दूँ, तो मैं उसी में व्यस्त था। ये सारी गलती इस मैक्स की है। मीर ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए कहा। वशिष्ठ धीरे धीरे उनके करीब आता है, आंखों में आग लिए, शट अप, दोनों के दोनों गधे हो। सौम्या उसे कुछ ही घंटे के लिए मिली थी और फिर से गायब हो गई। ना तो उसका लोकेशन मिल रहा था, न ही उसका कोई ठिकाना था। यार सुबह से ही मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की, लेकिन ये मेरे घर के बिल्कुल सामने ही शादी होने वाला है और इतना ज़्यादा गाना बज रहा है ना कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। फिर आप लोगों का कमेंट आएगा कि मैंने वीडियो नहीं डाला, तो हो सकता है बैकग्राउंड से थोड़ा कुछ गाना वाना सुनाई दे, तो आप लोग उसे इग्नोर करना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीर के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उसकी फैमिली के बारे में पता लगा लिया था। इस वक्त वो कहाँ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसका करंट लोकेशन नहीं मिल रहा था और वशिष्ठ को लग रहा था कि वीर के डर से महेंद्र अदानी ने सौम्या को कहीं छुपा दिया है। अगले दिन महेंद्र अदानी ब्लैक डायमंड में उपस्थित थे। वीर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए उनके सामने वीर बैठा था।
दोनों ने कुछ बातें की और डील पक्की हो गई। महेंद्र अदानी ने चैन की सांस ली। वहीं वीर अपनी जगह से खड़ा होते हुए महेंद्र जी से हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। महेंद्र अदानी ने भी कहा, मुझे भी अपने आप पर पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस समय कावेरी आकर बोली, खाना तैयार है बॉस। वीर ने महेंद्र जी को देखते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ दोपहर का भोजन करें। महेंद्र जी चाह कर भी मना नहीं कर पाए। खाने के टेबल पर खाना कम, तनाव ज़्यादा था। महेंद्र जी के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं वीर दिव्या की बात न छेड़ दे, और उनका डर कुछ सेकंड में सच साबित हुआ। वीर ने महेंद्र जी की प्लेट में नौकर से और खाना डालने के लिए कहा और बोला, आपके माथे की चिंता की लकीरें काफ़ी गहरी हो रही हैं। क्या आपको डर है मेरी नज़र आपकी भांजी पर है? यह सुनते ही महेंद्र जी के गले में खाना अटक गया और वह खांसने लगे। वीर ने जल्दी से पानी का गिलास उनके आगे किया और बोला, आराम से खाइए। जिस चीज़ पर मेरी नज़र होती है मैं उसका जिक्र नहीं करता, खुद ले लेता हूँ, चाहे उसे देने वाले की मर्जी हो या ना हो। महेंद्र जी लाचार निगाहों से वीर को देखने लगे। महेंद्र अदानी जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि वीर ने कावेरी को एक हल्का सा इशारा किया। कुछ ही पल बाद कावेरी हाथ में एक सुंदर थैला लेकर आई जिसमें एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। वीर मुस्कुराते हुए वह थैला महेंद्र जी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह हमारे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है सर, आशा है आपको पसंद आएगा। महेंद्र जी ने मुस्कुराकर गिफ्ट लिया, पर भाव उनके चेहरे पर कुछ और ही कह रहे थे। गाड़ी तक पहुंचते ही उन्हें बॉडीगार्ड को इशारा किया कि वह गिफ्ट को अंदर रख दे। जैसे ही जॉन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गिफ्ट बॉक्स अंदर रखा, अचानक गाड़ी का सायरन तेजी से बज उठा और तेज लाल बत्तियां चमकने लगी। सब लोग चौंक उठे। जॉन ने तुरंत महेंद्र जी को गाड़ी से पीछे खींच लिया। गिफ्ट को बाहर निकालते ही सायरन रुक गया। महेंद्र जी असहज हो उठे। उनके माथे पर पसीना था। वीर अपने मोबाइल में चल रहे सीसीटीवी फुटेज से यह सब दिख रहा था। वीर सोचते हुए बोला, अदानी ग्रुप कोई हाई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं, इतनी छोटी सी कंपनी है, फिर भी इतनी एडवांस सिक्योरिटी। क्या मैंने महेंद्र जी का भरोसा खो दिया, या फिर मैं महेंद्र अदानी को कुछ ज़्यादा ही छोटा और कमज़ोर समझ लिया। इधर जॉन ने महेंद्र जी को और बॉडीगार्ड के साथ भेजा और उसे गिफ्ट बॉक्स को लेकर दूसरी तरफ चल पड़ा। जॉन ने गाड़ी एक सुनसान जगह रोकी, थैली से गिफ्ट निकाला और एक प्यारा सा मिनिएचर घर पर जॉन को यकीन था ये सिर्फ सजावट नहीं है। उसने घर के सभी पार्ट को उखाड़ना शुरू किया और एक कुर्सी के अंदर से मिली एक बेहद छोटा पारदर्शी ग्लास बॉल जैसा डिवाइस, बिल्कुल वैसा जैसे बच्चों के खेलने की शीशे की गोली होती है, पर इसमें कुछ गड़बड़ थी। जॉन आश्चर्य से बोला, बटन नहीं, कोई पार्ट नहीं? तो फिर? जैसे उसने कुछ बोलने की कोशिश की, बॉल से रेड लाइट निकलने लगी और रेड वेव्स हवा में फैलने लगी। जॉन चौंक कर बोला, ये वॉइस सेंसिटिव डिवाइस है? क्या वीर हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है? उसने फौरन डिवाइस को दूर फेंक दिया, फिर जल्दी जल्दी उस घर को फिर से जोड़ा और गिफ्ट बॉक्स वापस उसी हालत में पैक कर दिया। जॉन ने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए महेंद्र जी के दिए निर्देश याद किए, दिव्या के फ्लैट पर चलो। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। अब अगला मोड़ दिव्या की ओर था, पर अब जॉन के मन में वीर को लेकर संदेह और डर दोनों गहराने लगे थे। स्टारलिन इंटरनेशनल स्कूल, मुंबई। 4 काले एसयूवी गाड़ियों की कतार स्कूल के गेट पर धीरे से रुकती है। एक एक कर बॉडीगार्ड उतरते हैं, कुछ आगे कुछ पीछे। बीच में से दिव्या बाहर निकलती है, चेहरे पर हल्का लेकिन हाई टेक मास्क, आंखों में शांति और सतर्कता। उसके साथ उसके बाएं हाथ में ध्रुव, जिसकी आंखों पर बड़ा सा स्टाइलिश चश्मा है, और दाएं में बालवीर, चेहरे पर मास्क और चाल में फुर्ती। दिव्या हल्की मुस्कान के साथ ध्रुव की ओर देखती है
आज से तुम्हारा एक नया सफ़र शुरू होने वाला है बेटा, तैयार हो? ध्रुव जोश में मासूम अंदाज में बोला। हाँ मम्मा, लेकिन पहले पेंसिल कौन देगा मुझे? बालवीर हल्के से हंसते हुए बोला। पेंसिल नहीं, यहाँ तो स्मार्ट बोर्ड मिलेगा। तुम तो सीधा प्रेजेंटेशन देने वाले हो। और ठीक उसी समय स्कूल के गेट पर दूसरी ओर चमचमाती सफ़ेद कार से प्रतीक उतरते हैं और उनकी गोद में है प्यारी सी बच्ची रीचा, साथ में 4 बॉडीगार्ड्स और डॉली। रीचा आश्चर्य से स्कूल की बिल्डिंग को देखते हुए बोली, अंकल, आपने तो कहा था छोटे बच्चों का स्कूल है, ये तो बड़ा है, महल जैसा। प्रतीक हंसते हुए बोला, आपसे किसने कहा छोटे बच्चों का स्कूल छोटू सा होता है? हाँ, स्कूल बड़ा है क्योंकि बच्चे छोटी बातें नहीं करते। यहाँ पढ़ाई भी होगी, खेल भी और बहुत सारी मस्ती भी। रीचा खुश होते हुए बोली, यहाँ झूले हैं? प्रतीक उसकी गाल खींचते हुए बोला, सिर्फ झूले नहीं, झूला पार्क है। फिर वह रीचा और डॉली के साथ अंदर आ गया। प्रिंसिपल ऑफिस। दिव्या, ध्रुव और बालवीर सुरक्षा घेरे में ऑफिस तक पहुंचते हैं। प्रिंसिपल, जो कि एक सौम्य और समझदार महिला थी, खड़े होकर उनका स्वागत करती है। प्रिंसिपल बोली, वेलकम मैम। ध्रुव जी, प्लीज़ बैठिए। प्रिंसिपल को पहले ही बलवीर ने सारे इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ध्रुव बिना झिझक के बैठता है और उसका आत्मविश्वास सबको हैरान करता है। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोली, ध्रुव बेटा, हमें बताओ तुम्हारा फेवरेट कार्टून क्या है? ध्रुव तुरंत जवाब देता है, मैं कार्टून नहीं देखता, मैं रोबोट बनाना सीख रहा हूँ। प्रिंसिपल हैरान होकर दिव्या की ओर देखती है। वाह, यह बच्चा तो बहुत होशियार है। बालवीर धीमे से मुस्कुराता है और दिव्या की आंखों में कुछ पल को गर्व चमक जाता है। दिव्या धीरे से सिर हिलाते हुए बोली, ये बच्चा मेरे लिए सब कुछ है और मैं चाहती हूँ कि वो हर उस चीज़ से दूर रहे जो कभी मुझे तोड़ गई थी। प्रिंसिपल के बगल में खड़ी टीचर ने ध्रुव से कुछ सवाल पूछे, जिनका जवाब ध्रुव ने बहुत ही अच्छे से दिया। इस पर उस टीचर, जो कि मिस थी, उसने ध्रुव का चश्मा हटाने की कोशिश की और ध्रुव को अपने गोद में लेते हुए बोली, आप तो बड़े क्यूट हो और आपका चश्मा भी। तभी बालवीर ने उसे रोक दिया और दिव्या ने प्रिंसिपल से कहा, मैम, आपसे एक गुजारिश है, ध्रुव हमेशा यह चश्मा पहन कर रखेगा। इसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, 1 सेकंड के लिए भी यह चश्मा नहीं हटाएगा। प्रिंसिपल बोली, आप निश्चिंत रहिए, यहाँ आपके बेटे को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, स्वतंत्र भी महसूस कराया जाएगा। दिव्या ने रिक्वेस्ट भरे स्वर में प्रिंसिपल से कहा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसकी आंखों का चश्मा कभी नहीं हटेगा। क्या हुआ मैम? कोई कहते ही कहते प्रिंसिपल रुक गए। कुछ ऐसा है उनके आंखों में और मैं नहीं चाहती कि वह दुनिया के सामने आए। इट्स ओके, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल दिव्या को देखते हुए बोली, आप उनकी मम्मी हैं? दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया। क्या बात है, वैसे आपकी फिटनेस का राज क्या है? आप तो काफ़ी यंग लग रही हैं। नहीं, वो समय से पहले थोड़ी शादी हो गई, बस इसलिए, दिव्या ने कहा। ध्रुव दिव्या और प्रिंसिपल को ध्यान से सुन रहा था। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद दिव्या वहाँ से निकल आई और इधर रीचा का एडमिशन भी पूरा हो चुका था। प्रतीक अपनी बाहों में रीचा को लिए हुए स्कूल से बाहर निकल रहा था और डॉली उनके पीछे पीछे आ रही थी। रीचा मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, अब झूला कब आएगा? प्रतीक हंसते हुए बोला, अब तो झूला घर पर लगवाना पड़ेगा मैडम। तभी प्रतीक की नज़र दूर जाती है सुरक्षा घेरे के बीच किसी महिला पर। चेहरा पूरी तरह मास्क से ढका हुआ था, चाल में एक अलग ही गरिमा और गहराई थी। प्रतीक धीरे धीरे अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मन ही मन बोला, ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? और वो ध्यान से देखना चाहता है, लेकिन दिव्या चारों ओर से अपने बॉडीगार्ड के बीच में आ जाती है। हर तरफ सिर्फ काले सूट वाले सिक्योरिटी ही दिख रहे हैं। प्रतीक के पीओवी में सिर्फ एक झलक और दिव्या की आंखों की हल्की सी चमक प्रतीक के मन को बेचैन कर जाती है। प्रतीक मन में बोला, क्या यह सौम्या हो सकती है? लेकिन नहीं, वो तो, उसे तो मैंने। तभी उसकी नज़र बालवीर पर जाती है, जो सिक्योरिटी घेरे से बाहर अपनी चौकड़ी नज़र से चारों तरफ देख रहा था। और प्रतीक ने कहा, नहीं, उसके साथ उस दिन दूसरा बॉडीगार्ड था, यह नहीं था। डॉली प्रतीक का हाथ खींचते हुए बोली, प्रतीक, अब चलो ना, रीचा को भूख लगी है। प्रतीक हल्का सा झटका देते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम दौड़ गाड़ी में बैठो, मैं बस आता हूँ।
डॉली और रीचा गाड़ी की ओर जाती हैं। अब प्रतीक तेजी से दौड़ता है और दिव्या की ओर जाता है। वो गेट पार करना चाहता है, लेकिन बॉडीगार्ड्स क्रॉस फॉर्मेशन में आकर रास्ता रोक लेते हैं। बॉडीगार्ड गंभीर लहजे में बोला, सॉरी सर, आगे नहीं जा सकते। प्रतीक कंफ्यूज लेकिन उत्सुकता से बोला, लेकिन वो लड़की कौन थी? क्या मैं बस उसका नाम जान सकता हूँ? बॉडीगार्ड आवाज़ सख्त करके बोला, नाम पूछना मना है सर, पीछे हटिए। प्रतीक धीरे से खुद से बोला, अगर ये सौम्या थी तो उसने मुझे पहचानने की कोशिश क्यों नहीं की? और अगर नहीं थी तो मेरा दिल यूं क्यों धड़क रहा है? तभी वहाँ पर बालवीर आ जाता है और वह प्रतीक को रोकते हुए बोला, जब आपको बता दिया गया है कि मैडम के पास कोई नहीं जाता तो फिर आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? बालवीर के कमर पर एक बड़ा सा राइफल और दूसरी तरफ एक छोटा सा मिनी गन लटक रहा था। बालवीर को देखकर प्रतीक समझ गया कि यह इन सारे बॉडीगार्ड का हेड है और उसे भरोसा हो गया कि यह लड़की सौम्या नहीं है, क्योंकि उसने सौम्या के साथ उस दिन जॉन को देखा था। वह उदास और उलझा हुआ सा वापस मुड़ता है। पीछे उसकी कार का दरवाज़ा खुला है और रीचा मुस्कुरा रही है। वह अपने हाथ के इशारे से करके प्रतीक को आवाज़ देती है, अंकल जल्दी आओ। और प्रतीक अपनी कदम तेज करते हुए रीचा के पास पहुंच जाता है। ब्लैक डायमंड महेंद्र जी की गाड़ी जैसे ही बाहर निकली, बीर ने अपने हाथ की हथेली उल्टी कर उसे अपनी ठोड़ी से लगाया, जैसे कुछ सोच में गुम हो गया हो। उसके ठीक पीछे कावेरी आई, जिसने फिटेड जीन्स, डीप नेक टॉप और ऊपर से एक भारी ओवर जैकेट पहन रखी थी। कावेरी ने एक झटके में जैकेट उतारी और कुर्सी पर डाल दिया। उसका गला इतना डीप था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास ने आसपास के नौकरों का ध्यान खींच लिया, लेकिन वे सब सिर झुकाकर बर्तन समेटने में लगे रहे। कावेरी तेजी से बर्तन उठाते हुए बीर के सामने का जूठा बर्तन उठाते वक्त वो जरा ज़्यादा ही झुक गई, शायद जानबूझकर झुकी थी। बीर की नज़र अनायास उसके गले पर पड़ी और उसे तुरंत खांसी आ गई। बीर मन में बड़बड़ाते हुए बोला, यह कभी नहीं सुधरेगी। यह लड़की हर बार मेरे पास आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। यह समझती क्या है खुद को? उसने जमीन पर पैर पटका और कुर्सी को जोर से पीछे सरकाया और बिना कुछ कहे वहां से दूसरी ओर चला गया। कावेरी ने बर्तन वहीं छोड़ दिए। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने बीर की पीठ को घूरते हुए कहा, पता नहीं इसे कौन सी हूर की परी चाहिए जो एक बार मेरी तरफ ढंग से देखता तक नहीं। सबको अपनी ठंडी नज़र से पिघला देने वाला बीर, और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं। वो वहीं खड़ी रह गई, अपने घायल आह और अधूरी चाहत के साथ। फिर उसने मन ही मन सोचा, आखिर यह महेंद्र अदानी की भांजी है कौन? इसके बारे में तो पता लगाना ही पड़ेगा। क्या वो इसके दिल में उतर रही है? बीर अभी अपने केबिन में पहुंचा ही था कि उसका मोबाइल बजा। जैसे ही मोबाइल कान से लगाया, उधर से एक आवाज़ आई, सर, सौम्या मैडम को अभी अभी प्लेइंग स्कूल के सामने देखा गया है। यह सुनते ही बीरा की नज़रें चमक उठी और उसने कहा, ओके। बालवीर दिव्या के साथ पिछली सीट पर बैठा था और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उनके आगे 2 गाड़ियाँ और पीछे भी 2 गाड़ियाँ चल रही थी। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद थी। अचानक सामने से 10 गाड़ियों का एक काफिला आकर रुक गया। गाड़ियों से बॉडीगार्ड्स बाहर निकलने लगे। उनमें से वशिष्ठ अग्निहोत्री तेजी से अपनी आंखों पर काले चश्मे चढ़ाए चलता हुआ आया। बलबीर तुरंत गाड़ी से उतरा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। बलबीर कड़े लहजे में बोला, मिस्टर अग्निहोत्री, इस तरह बीच रास्ते में गाड़ी रोकने का क्या मतलब है? सारे बॉडीगार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए। उन्होंने दिव्या की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। दिव्या कुछ समझ नहीं पाई, वह डर गई थी। उसे लगा कहीं फिर से कोई हमला न हो गया हो। वह झुंझुलाते हुए बोली, हैं, क्या मुसीबत है यार, 4 दिन से तो घर में बंद हो, 1 घंटे भी नहीं हुए अभी बाहर निकले हुए और फिर से हमला। अरे वह मेरा रेपुटेशन तो किसी प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा ऊंचा हो रहा है। पता नहीं कौन मेरे जान के पीछे पड़ा है। उसने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बॉडीगार्ड्स की दीवार ऐसी थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वशिष्ठ को बालवीर का उसे रोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वशिष्ठ तेज लहजे में बोला, मुझे सौम्या से बात करनी है। बालवीर शांत लेकिन सख्त अंदाज में बोला, अगर बात करनी है तो परमिशन लीजिए। वशिष्ठ झुंझलाते हुए बोला, परमिशन? उन्हें कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा, 4 दिन से गायब है, ऑफिस पे भी नहीं है, छुट्टी ले ली है और रहती कहाँ है ये किसी को नहीं पता।
बलबीर अब थोड़ा गंभीर हो गया। बलबीर बोला, वो आराम कर रही हैं, उन्हें चोट आई है और पूरी रात आपने उनका ख्याल रखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। वशिष्ठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम जाकर बता दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बलबीर स्पष्टता से बोला, सॉरी, अभी नहीं मिल सकते। मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूंगा। अगर वह मिलना चाहेंगी तो आप जरूर मिलवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वशिष्ठ को सौम्या को देखे लगभग 4 दिन हो चुके थे। उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। उसकी जान उससे थोड़ी ही दूर पर खड़ी थी, लेकिन वशिष्ठ अपने मन की भावनाओं से बिल्कुल अनजान था। उसे नहीं पता था कि वह सौम्या को चाहने लगा है। वह बलबीर को साइड करने लगा, लेकिन बलबीर सामने आ गया। मैक्स ने बंदूक बलबीर के सीने पर टिका दी और गंभीर लहजे में बोला, बस थोड़ी देर की बात है, बॉस को मिलने दो। बलबीर कटाच के साथ बोला, बॉस मत बनो, बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड की तरह बिहेव करो। इस पर मैक्स ने भी जवाब देते हुए कहा, वही तो, बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड की तरह बिहेव करो। जाकर अपनी मैडम को कहो कि वशिष्ठ अग्निहोत्री उनसे मिलना चाहते हैं। बलबीर ने एक नज़र वशिष्ठ को देखा, फिर दिव्या की गाड़ी की ओर बढ़ा। दिव्या चौंकते हुए बोली, भाई, ये गाड़ियाँ क्यों रोक दिया आपने अचानक? बलबीर धीरे से बोला, वो सामने वशिष्ठ अग्निहोत्री खड़े हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या आपको बात करनी है? वशिष्ठ का नाम सुनते ही दिव्या की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने बगल में बैठे ध्रुव को देखा और मन ही मन सोचने लगी, क्या बात है, इन 4 दिनों में तो मुझे उसकी याद ही नहीं आई। फिर उसने अपने बेटे को देखा। ध्रुव में कुछ तो बात है, इसलिए बिल्कुल मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इसके साथ खेलने में तो मैं उसे भूल ही गई थी। इधर बलबीर को महेंद्र जी की बात याद आई। तुम्हें सिर्फ यही कोशिश करना है कि वशिष्ठ और दिव्या दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। दिव्या को लगना नहीं चाहिए कि तुम उसे मिला रहे हो। तुम्हें ऐसा बिहेव करना है जैसे तुम उसे रोक रहे हो। दिव्या ध्रुव के सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, आप थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। ध्रुव गेम खेलते हुए बोला, ओके मम्मा। दिव्या गाड़ी से बाहर उतरी। जैसे उसने वशिष्ठ को देखा, उसका दिल धड़कने लगा। वही बेचैनी जैसे थम गई थी। उसने हाथ बढ़ाया और वशिष्ठ ने बिना पलक झपकाए दिव्या को देखा। वशिष्ठ नरम आवाज में बोला, सौम्या, कैसी हो? अता पता तो कुछ था ही नहीं आपका। दिव्या के गाल लाल हो गए। उसने बलबीर की तरफ देखा, जो बॉडीगार्ड मोड में सामने देख रहा था। दिव्या बोली, हम बैठकर बात करते हैं सर। ओके, हम बैठकर बात करते हैं। यह शब्द जैसे ही वशिष्ठ के कान में पड़े, उसे दुनिया जहां की सुकून मिल गई। वशिष्ठ ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दोनों बैठ गए। वशिष्ठ थोड़ा तंज में बोला, अचानक कैसे गायब हो जाना, कहाँ रहती हैं आजकल? दिव्या धीरे से बोली, बस मुझे आराम चाहिए था तो छुट्टी ले ली। मेरा एक सीक्रेट बंगला है, वहीं रह रही हूँ। यह नया बॉडीगार्ड है क्या? वशिष्ठ ने कांच से बलबीर को देखते हुए पूछा। दिव्या बलबीर को देखते हुए बोली, अरे नहीं, यह बलबीर भाई है। हाँ, बॉडीगार्ड है, लेकिन बहुत पहले से मैं जानती हूँ। तो वह पुराना वाला बॉडीगार्ड जो उस दिन तुम्हारे साथ था? वशिष्ठ ने जॉन के बारे में पूछते हुए कहा। दिव्या ने वशिष्ठ को देखते हुए कहा, वह तो चला गया। यह सुनते ही जैसे वशिष्ठ के दिल में फिर से एक सुकून मिला। वशिष्ठ ने कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम था। मुझे एक पार्टी में जाना है और वहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? दिव्या को बलबीर की याद आ गई। उसने कहा था कि 8 दिन तक आप कहीं नहीं जाएंगी। उसने वशिष्ठ के चेहरे को देखते हुए कहा, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वशिष्ठ ने दिव्या को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, लग तो नहीं रहा अब आपकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि आप पार्टी में नहीं जा सकती। वशिष्ठ ने कहा, उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि आप सौम्या राठी किसी का एहसान नहीं रखती। तो चलिए, अब दिखाइए मेरे उस एहसान का बदला। दिव्या तेज स्वर में बोली, तो अग्निहोत्री परिवार का बेटा एहसान के बदले की कीमत मांगता है? वशिष्ठ बोला, ठीक है, तो इसे कीमत ही समझो। दिव्या ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखकर बोली, आपका एहसान चुकाने के लिए मुझे पार्टी में चलना होगा, और वो भी आपकी एक्टिंग गर्लफ्रेंड बनकर। ये कौन सी अजीब शर्त है? वशिष्ठ बिल्कुल सीधा जवाब देते हुए बोला, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। दिव्या की भौवें तन गई। गुस्से से उसने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली, अगर आपको एक्टिंग वाली गर्लफ्रेंड चाहिए तो किसी और को पैसे देकर बुला लीजिए। मैं ये सब ड्रामे नहीं करती। और रही बात एहसान की, तो पूरी जिंदगी पड़ी है, किसी और तरीके से चुका दूंगी।
वशिष्ठ मन ही मन सोचने लगा कि इसे जलन हो रही है मुझे किसी और के साथ सुनकर। वशिष्ठ ने अपना हाथ दिव्या के सीट के पीछे टिकाया और थोड़ा पास आया, धीरे से और आंखों में शरारत लिए हुए बोला, तो क्या आप सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं? दिव्या का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने अपना सर ठीक किया और नजरें चुराते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड बनने का। वशिष्ठ मुस्कुराया एक हल्की हंसी के साथ, इट्स ओके, अगर आप नहीं बनी तो मैं किसी और को ले जाऊंगा। ये सुनते ही दिव्या के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। उसने मन ही मन सोचा, किसी और को? फिर जबरदस्ती खुद को काबू में रखते हुए बोली, मैं अभी कुछ फाइनल नहीं कह सकती, बलबीर भाई से पूछ कर बताऊंगी। वशिष्ठ हंसते हुए बोला, हाँ, आप उनके बॉस हैं या वो आपके बॉस हैं? आप उन्हें बहुत मानती हैं लगता है, या फिर वो आपके बॉस से ज़्यादा है? दिव्या गंभीर हो गई। मैंने कहा ना, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मेरा ख्याल रखते हैं, बस। वशिष्ठ ने मुंह दूसरी तरफ घुमाया। मुस्कुराहट अभी भी उसके चेहरे पर थी। दिव्या चिढ़ गई। मैं जा रही हूँ, आप यूं ही हंसते रहिए। वो दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन तभी वशिष्ठ का हाथ जो उसके सर के पीछे टिका था अचानक उसकी ओर खींच गया। दिव्या अपना संतुलन खो बैठी और सीधा वशिष्ठ के सीने से आ लगी। उसका बाल वशिष्ठ के कोट के एक मोड़ में उलझ गया था। वशिष्ठ धीरे से झुककर बोला, सॉरी, बुरा मान गया। दिव्या अभी भी झुकी हुई थी और उसके बाल उलझे थे और वह अलग नहीं हो पा रही थी। वो बार बार अपने हाथ से बाल निकालने की कोशिश कर रही थी। वशिष्ठ उसकी इस बेचैनी को चुपचाप देखता रहा, लेकिन वह दिव्या का बाल निकालने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसकी नज़रों में एक अलग ही चमक थी। फिर उसने उसका कमर कसकर पकड़ा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। दिव्या घबरा कर बोली, आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। लेकिन बाल फिर से उलझ गए थे। वह छटपटा रही थी। वशिष्ठ शरारत भरी आवाज़ में बोला, क्या आपको ऐसे ही मेरे सीने से लग कर रहना है, अलग नहीं होना है? यह सुनते ही दिव्या चुप हो गई। वशिष्ठ धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, मैं मदद करता हूँ। उसने एक हाथ से दिव्या की कमर के चारों तरफ लपेटा और दूसरे हाथ से उसके बाल निकालने लगा। दोनों की धड़कनें बहुत ही तेज चल रही थी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। और हाँ, आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। थैंक यू।